रुदरफोर्ड मॉडल किया था कल हम लोगों ने, और उसका एक ही ड्रॉबैक था। क्या था वो ड्रॉबैक, बताओ मुझे, याद है आपको? ध्रुव, you want to try? What was the drawback? 1 minute, ma'am. I'll put the slide also for you if you want, and you can explain it from the slide now. Yeah, tell me what was the drawback. I'll put this here. Batao, what is the... Ma'am, any particle in a circular orbit would undergo acceleration, and during accelerating, the charged particles would radiate energy. So the revolving electrons would lose energy and fall into the nucleus, and atom would be unstable. We know that atoms are stable, ma'am, because when a object moves in a circular motion, so its speed increases, and so the atoms were moving rapidly and were going into the nucleus. करेक्ट, दे वुड गो, मतलब दे आर नॉट गोइंग। लेकिन अगर रुदरफोर्ड ने जिस हिसाब से हमको बताया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, तो अगर वो किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो अल्टीमेटली दे विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव प्रोटॉन्स। इसका मतलब एटम बहुत ही अनस्टेबल होना चाहिए, पर अनस्टेबल तो है नहीं, एटम तो स्टेबल है। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए फर्दर बोर ने एक मॉडल दिया। बोर का मॉडल रुदरफोर्ड जैसा ही था, सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क था। क्या फर्क था देखेंगे? सो ही सेड atom has positively charged. So why am I not getting my pointer? Okay, I got it. Atom has, अरे पॉइंटर ही नहीं मिल रहा, चलो ये वाला ले लेते हैं। Atom has positively charged nucleus at its center, ये रहा आपका positively charged nucleus, and most of the mass of the atom is in the nucleus, ये भी सही बात है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में हैं, तो मास भी उसी की वजह से है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व तो कर रहे हैं, जैसा कि रुदरफोर्ड ने बताया था, पर ये ऑर्बिट कैसे हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट। अब ये डिस्क्रीट ऑर्बिट का मतलब क्या है? एनीबडी वुड लाइक टू से दैट? डिस्क्रीट ऑर्बिट का मतलब है, देखो, while revolving in the discrete orbit the electrons do not radiate energy। मतलब जब इलेक्ट्रॉन ये डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उनकी एनर्जी कांस्टेंट रह रही है। क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट रह रही है तो एटम भी स्टेबल रह रहा है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम। देखो, सोलर सिस्टम में क्या होता है? बीच में कौन है मुझे बताओ? सोलर सिस्टम में Sun, सन है। आजू बाजू कौन घूम रहा है? सन, प्लैनेट्स घूम रहे हैं। प्लैनेट, वो कभी सन से टकरा जाते हैं क्या? no, नहीं, ma'am. कभी भी नहीं टकराते, एक दूसरे से भी नहीं टकराते। कभी कभी एक दूसरे के पास होके गुजर जाते हैं, बट टकराते नहीं है एक दूसरे से। वो एक फोर्स है जो एक्ट कर रहा है, और वो फोर्स हर एक प्लैनेट को बराबर उसके ही ऑर्बिट में रखता है। वो अपने ऑर्बिट से भटकता नहीं है, उसी ऑर्बिट में मूव करता रहता है विद अ कांस्टेंट एनर्जी। सो सिमिलरली यहाँ पे भी देयर आर सर्टेन फोर्सेस वर्किंग। पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, तो देर आर फोर्सेस विच आर वर्किंग इन सच अ वे कि जब इलेक्ट्रॉन रेडिएट करता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, उसका मोशन यूनिफॉर्म रहता है, और इसीलिए एटम स्टेबल रहता है। समझ में आया आपको? Yes, ma'am. यस, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी नहीं घूम रहा है, वो स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रहा है। वो स्पेसिफिक ऑर्बिट मतलब न्यूक्लियस से दूर वो जगह जहां पे रिवॉल्व होने से एनर्जी सेम रहेगी। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से समझ लो कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी नहीं घूम रहे हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूम रहे हैं। डिस्क्रीट ऑर्बिट का मतलब न्यूक्लियस के आसपास का वो स्पेस जहां घूमने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होगी। अब ऐसे कितने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स अलाउड है? तो देखो, यहाँ पे उनको हम नाम दे सकते हैं। हम शुरू करेंगे के से। ये मत पूछना ए से शुरू क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ऐसा ही है पहले से। हो सकता है इट हैज टू डू समथिंग विद ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेजेस। ओके, तो जो पहला ऑर्बिट है
न्यूक्लियस के बिल्कुल पास वाला वो है K, फिर L, फिर M, फिर N। इसको या तो आप ऑर्बिट बोल लो, या शेल बोल लो, या एनर्जी लेवल बोल लो, या तो नाम ले लो, या तो इसको नंबर दे दो 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग है, स्टेप वाइज फिलिंग होता है। ये जो K वाला शेल है दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट, इसका एनर्जी लेवल लो है। 2 वाले का उससे थोड़ा हाई, 3 उससे थोड़ा हाई, 4 उससे थोड़ा हाई। तो जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो स्टेप वाइज होगा। मतलब पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल होगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। जब तक फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल नहीं होता तब तक इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में नहीं जाएगा। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. अब ये तो मैंने बता दिया कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेप वाइज होती है, लेकिन हर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो भी काउंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है 2n²। ठीक है, n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो अगर आपने फर्स्ट ऑर्बिट ले लिया K वाला, तो यहाँ पे n 1 है, तो ये 2 इंटू 1² कितना हो गया? 2। L में ऑर्बिट का नंबर 2 है, तो 2 इंटू 2² दैट इज दैट इज इक्वल टू 2 क्यूब। तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। 2n², 2 इंटू 3², तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 9 दैट इज 18। फोर्थ वाले में कितने आएंगे? 2 इंटू 4², तो 2 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 32। अब आप ये फॉर्मूला यूज करो 2n² और मुझे बताओ कि फिफ्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कैलकुलेट करके बताओ। 50। क्या मैम? आपको मुझे ये बताना है कि फिफ्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 50 electrons. वेरी 50 electrons. सो न्यासा ऑल्सो सेड इट करेक्ट। आपने भी सही बताया। तीर्थ, आपको समझ में आया 50 कैसे आया? नहीं। अच्छा देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारा 2n²। मैंने फिफ्थ ऑर्बिट बोला है तो मुझे रखना चाहिए 2 इंटू 5²। 5² कितना होता है? 25 होता है। सो 2 इंटू 25 कितना होगा? तीर्थ कितना होगा? 50 होगा। क्या? 2 इंटू 25 इज हाउ मच? हाँ 50 होगा ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फिफ्थ वाले में? 50 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब देखो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक लॉ तो ये है जो ये कहता है कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी? 2 8 18 32 50। एक और रूल है, वो रूल ये है कि जो आउटर मोस्ट शेल है वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8। मतलब आप इन जनरल ये याद रखो कि जो पहला ऑर्बिट है उसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हो, उसके बाद सब में 8 8 8 8 ही आएगा। समझ में आया? अब मैं एक तरफ तो बोल रही हूँ कि L में 8 आएंगे, फिर M में 18 आएंगे, फिर N में 32 आएंगे, और अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आउटर मोस्ट शेल में 8 आएंगे और 2 के बाद सभी 8 आएंगे। तो ये कैसे होगा? तो एक चीज है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी नहीं है पर आपको पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दैट। मैं एक ब्लैक बोर्ड ले रही हूं और आपको समझा रही हूं। देखो K L M N ये तो ऑर्बिट है। इनके नंबर्स क्या है? 1 2 3 एंड 4। पर ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। कैसे ऑर्बिटल? 1 के अंदर होता है 1s, 2 के अंदर 2 ऑर्बिटल। कौन से? 2s और 2p। 3 के अंदर 3 ऑर्बिटल्स। कौन से? 3s, 3p और 3d। और 4 के अंदर 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, 4s, 4p, 4d एंड 4f। आई बात समझ में? तो ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल है।
फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहाँ हो रही है? ऑर्बिटल में हो रही है। और ऑर्बिटल में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी एक रूल है। रूल क्या कहता है? देखो, ये जो 1s ऑर्बिटल है ना, ये ऐसा है, इसी तरह से 2s भी ऐसा है, लेकिन जो 2p है वो कैसा है? उसके अंदर वापस सब शेल्स हैं, ठीक है, ऐसे जो मैंने 3 बनाए ना वैसे। उसी तरह से यहाँ पे 3s में 1 है, 3p में 3 है, और जब आप d ऑर्बिटल में जाओगे, d ऑर्बिटल में कितने हैं? 5 हैं। ऐसे मैं बहुत ही घटिया ड्राइंग बना रही हूँ, थोड़ी अच्छी बनाती हूँ। So I'll make a good one. ऐसे ऐसे। इतना समझ में आ रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हो? आ रहा है मैम। आ रहा है ना, चलो ग्रेट। अगर आपने 11th-12th में केमिस्ट्री लिया तो आप याद करोगे मुझे कि हाँ मैडम ने समझाया था, मतलब याद करना, वापस सर को मत पूछना कि ये कैसे आ गया। तो जो 3D वाला है ना, उसमें 5 सबशेल्स हैं। इसी तरह से यहाँ पे, अब इसको कॉपी पेस्ट तो मैं कर नहीं सकती हूँ, तो मुझे ड्रॉ ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 4s है, फिर 4p है, बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका, अरे यार 4p, फिर मैं बना रही हूँ 4d, 1 2 3 4 और 5, और फिर मैं बना रही हूँ 4f, इसमें 7 होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रही थी वो समझो। ये जितने भी मैंने स्क्वायर्स बनाए ना, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है। तो मैं फिर से बता रही हूं आपको, ये जो है ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल है, और अलग अलग ऑर्बिटल्स की अलग अलग कैपेसिटी है। जैसे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर जब हम 2p बोलते हैं ना, तो उसके वापस से और सब शेल्स हैं, जैसे उनको हम बोलते हैं 2px, 2py, 2pz। ओके, इसी तरह से d के कितने सब शेल्स हैं? 5। तो d में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। इसी तरह से f के कितने सब शेल है? 7। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14। मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ। So when you're writing about orbitals, s की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स, p की कैपेसिटी है 3 into 2 इलेक्ट्रॉन्स, that is 6 इलेक्ट्रॉन्स, d की कैपेसिटी हो गई, आई एम सॉरी अबाउट दिस, 5, यहाँ पे 5 आना चाहिए, 5 into 2 इलेक्ट्रॉन्स, so that is 10 इलेक्ट्रॉन्स, और f की कैपेसिटी हो गई 7 into 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल कैसे होता है वो भी देख लो। आपको ना उसके लिए सिर्फ एरोज बनानी है, ऐसे मैं एरोज और कोई कलर की बनाऊंगी। तो पहले 1s ऑर्बिटल फिल होगा, फिर 2s होगा, फिर 2p और 3s होगा, फिर इसके बाद होगा, ओके अब मुझे वापस से लाइन लेनी है तो मैं क्या करूं? ओके अरे नहीं, इसको नहीं हिलाना है। ओके, अरे यार ये लाइन जा ही नहीं रही है, चलो एक काम करती हूँ मैं, यहाँ कहीं, हाँ ओ अब हो जाएगा। फिर से लाइन लेती हूँ, तो अब जाएगा 3p और 4s, फिर उसके बाद जाएगा 3d और 4p, उसके बाद जाएगा 4d, एंड देन इट विल बी 4f। ये कुछ समझ में आया जो मैंने लिखा है वो, कि नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? नहीं मैम। ठीक है, देखो वो जो ऑर्बिटल्स है ना, वो कैसे फिल होंगे? एनर्जी लेवल के हिसाब से फिल होंगे। तो जिसकी एनर्जी सबसे कम है वो पहले फिल होगा। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s।
उससे ज्यादा किसकी है? यहाँ एरो देखोगे तो पता चलेगा। तो पहले 1s है, फिर 2s है, फिर उसके बाद क्या है? एरो देखो, 2p 3s, तो 2p 3s। फिर क्या है? 3s के बाद क्या है? 3p और 4s। इस बात को ध्यान में रखिए कि 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है? 4s में जा रहा है। इसीलिए वो 2818 वाला फंडा आ रहा है, वो मैं अभी समझाती हूँ। तो 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? 4s में। फिर कहाँ गया? 3d एंड 4p। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3d एंड 4p। और उसके बाद कहाँ गया? 4f में। तो कम से कम ये समझ में आ गया कि ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा। बताइए, सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s। बोलिए, देखिए यहां देखकर बोलिए, सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s, उसके बाद 7 2s, फिर 3s, नहीं, उसके बाद I 2 mean है, 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p and 4f. ठीक है। अब समझो मैं बात कर रही हूं कैल्शियम की। अच्छा मुझे बताइए, आपको याद है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? कितना है? 6। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बताइए, ये सब मैंने पढ़ाया है चैप्टर 3 में। कैसे याद रखने को बोला था? आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही है? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी क्या? आप लोग और अच्छे से सीख जाओगे। आप मुझे बताइए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 मिनट। तो मैं आपको ये पूछ रही थी कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? कितना है बताइए? 20। वेरी गुड। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है? तो याद करो मैंने क्या बोला था। पहले कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? 1s में जाएगा। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। उसके बाद कहाँ जाएगा? 2s। कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 2 8। 2 जाएंगे, 2। मैं फिर से यहां लिखती हूं, s में 2, p में 6, d में 10 और f में 17 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलो अभी फिर नॉट 17, सॉरी 14। 7 उसमें सेक्शंस हैं और 14 जाएंगे। फिर से लिख देती हूँ। ओके, नाउ सो यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ फिलिंग हमारा क्या था। उसके लिए भी ये इजी रहेगा। ऐसे कर दो इसको, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे 1s 2s 2p 3s 3p 3d। सिंपल है, एक में एक है, दो में दो है, तीन में तीन है, चार में चार है। 5 तक तो जाने की जरूरत भी नहीं है। 4s 4p 4d एंड 4f। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो तो मैं बाद में बताती जाऊंगी। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे करनी है उसके लिए आपको एरो बना देनी है। पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p और 4s, उसके बाद 3d 4p। इससे आगे तो जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पर फिर भी मैं लिख देती हूँ, ठीक है? ओके। अच्छा अब मुझे बताओ 2s के बाद कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन? 2s के बाद कहाँ जा रहा है? 2p, 2p। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? कितने आएंगे p में? 2p, 6. 6 आएंगे, ठीक है? तो 1 2 एंड 3। 6 कैसे आते हैं? देखो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होता है, पहले ऐसे होता है, फिर इसमें दो दो हो जाता है। तो टोटल ये जो मैंने एरो से बनाए ना, ये इलेक्ट्रॉन है। मैंने एक एरो ऊपर एक एरो नीचे क्यों बनाया है?
क्योंकि जब आप विजुअलाइज करते हो, विजुअलाइज क्या करते हो, जब आप देखते हो एटम को, तो एटम के अंदर हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं विथ ऑपोजिट स्पिन। एक्चुअली ये ऑर्बिटल्स क्या है, दिस इज अ स्पेस इन दिस इज अ स्पेस ओके अराउंड द न्यूक्लियस। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो क्योंकि उनका ऑपोजिट स्पिन है, एक ऐसा घूम रहा है, एक ऐसा घूम रहा है, क्योंकि उसका ऑपोजिट स्पिन है इसलिए उसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि 20 में से कितने इलेक्ट्रॉन्स हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो कितने फिल कर लिए हमने, 2 + 2 4 + 6 कितने हो गए, 10 और फिल करना है। अब मुझे बताओ 2p के बाद कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, एरो देखो, 2 3s और 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 वेरी 2। अब 3s के बाद कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, 3p 3p में जा रहा है। 3p में कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। और वो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगी, पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा हर शेल में, फिर इसकी पैरिंग होगी, ठीक है। अब चले जाते हैं 4s में, 3p के बाद क्या आ गया, 4s आ गया। 4s इसमें कितने आएंगे, 2। 2 अब गिन लेते हैं फिर से कितने हो गए, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 12 + 6 18 18 + 2 20 हो गए पूरे 20। तो देखो मैं इसको फिर से लिख रही हूं, ये ऐसे लिखते हैं हम, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2, ठीक है। ये मैंने ऑर्बिटल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। अब अगर मैं ऑर्बिट वाली लिखूं तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 2 और 6 8। ये देखो अब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में एंटर कर गया, सेकेंड ऑर्बिट में नहीं है। और थर्ड ऑर्बिट में कितने हैं, 2 + 6 8। अब इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में एंटर कर गया, क्यों, क्योंकि 4s की वैल्यू या तो 4s का एनर्जी लेवल 3d से कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा और इलेक्ट्रॉन बचे तो वो 3d में जाएगा। इसलिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं तो क्या हो गई, 2 8 8 और 2 2 8 10। ये लिखना गलत होगा क्योंकि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं होती है। समझ आ रहा है आप लोगों को, yes मैम एक और एग्जांपल देके बता देती हूं मैं, शायद थोड़ा और क्लियर हो जाए। मुझे बताइए पोटेशियम का नंबर कितना होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, ये गलत बात है, मैंने आपको सिखाया है 1 to 20 19 होता है, पोटेशियम इज 19। अब मैं फटाफट से फिल करती हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, 1s2, उसके बाद क्या आएगा 2s2, उसके बाद क्या आ रहा है 2p6, और उसके बाद क्या आ रहा है 3s2, और फिर उसके बाद है 3p6, और अब आ जाएगा 4s1। क्यों 1 ही लिखा मैंने, 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, 19 ही थे हमारे पास। 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18 एंड 18 + 1 19। समझ आया आप लोगों को, हाँ मैम। yes मैम तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई, 2 8 8 एंड 1। गेटिंग इट, यस मैम। ओके। अब समझ आ गया कि हर एक ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 से ज्यादा नहीं आएंगे, ओके। लेट अस गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। तो बोर्स की फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगी, पहले में 2 फिर 8, फिर यहां लिखा है 18 पर होंगे एक्चुअली 8, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये टेबल हमने चैप्टर 3 में खुद बनाया था, याद है आपको, डू यू रिमेम्बर। yes मैम तो यहाँ पे यस 18 तक बताया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर कैसे याद रखने हैं।
हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फूफी नाचेंगी। ना मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। काजू केक का सब कुछ अभी हमने लिखा है, काजू केक। तो कैल्शियम हो गया, नहीं 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 सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने। हाँ, ये होगा काजू केक, के से काजू और सी से केक। तो ये हो गया 19 और ये हो गया 20। अच्छा, अब आगे देखिए टेबल। सो टेबल में आगे क्या है देखिए, एटॉमिक नंबर लिख दिया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा? इट विल बी सेम एज एटॉमिक नंबर, इजंट इट? एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मुझे यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखना है तो इट इज आइदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि वो सेम होते हैं। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो वो सेम रहेंगे। तो अगर मैं कहती हूँ एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। इतना समझ में आ गया? हाँ मैम। तो ये वाला जो टेबल है, ये टेबल और ये वाला कॉलम एग्जैक्टली सेम रहेगा। अब बारी आती है एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। अब यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वो है एटॉमिक मास। तो मैं एक काम करती हूँ, एटॉमिक मास का एक टेबल यहाँ बना देती हूँ। उसको लर्न करने का भी मैंने एक तरीका बताया था, फिर से बता देती हूँ। तो एटॉमिक मास ना मैं यहाँ रख देती हूँ, रुको। एक मिनट। यहाँ मैं एक और कॉलम बनाना चाह रही हूँ एटॉमिक मास का। ओके, अब एटॉमिक मास कैसे करना है वो देख लेते हैं। हम लोग ये एटॉमिक मास वाला फंडा नेक्स्ट टाइम देखेंगे, समझेंगे। अभी हम क्लास एंड करेंगे। बाय ऑल ऑफ यू।